तो आइए जानते हैं सातवाहन युग के बारे में। किसी भी युग या किसी भी शासक के बारे में यदि हम जानना चाहें तो सर्वप्रथम उस युग या उस वंश के हम कुछ भागों को जानते हैं। जैसे कि अगर सातवाहन युग को जानना चाहेंगे तो हम ये जानेंगे उसकी राजनीतिक इतिहास क्या थी। राजनीतिक इतिहास से हम ये जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि सातवाहन युग में कितने राजा हुए थे, उनका शासनकाल क्या क्या था। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वहाँ की सामाजिक इतिहास क्या थी। ठीक है, वहाँ की सामाजिक इतिहास क्या थी। अब सामाजिक में हम ये भी देख सकते हैं वहाँ की धर्म, वहाँ की भाषा, ये सब भी देख सकते हैं। उसके बाद ये भी देख सकते हैं हम वहाँ की जो है क्या कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर भी उस समय की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जो है हम सातवाहन युग में जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं सातवाहन युग को। सातवाहन युग की राजनीतिक इतिहास को देखते हैं। दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। पुराणों में ये बताया गया है कि पुराणों में आंध्रों ने अर्थात सातवाहन ने 300 वर्ष तक शासन किया और यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं। उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। अब हम देखते हैं सिमुक जो सातवाहन शासक है। इनका जो शासनकाल है वो है 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक सिमुक था। पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग व कण्व सत्ता को समाप्त किया, परंतु इस बात के प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहां कण्व वंश का सुशर्मा शासन कर रहा था। अगर देखा जाए तो सिमुक ने सातवाहन वंश का स्थापना किया और ये माना जाता है कि शुंग और कण्व वंश का विनाश या अंत जो है सिमुक ने किया, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया। उसके बाद आते हैं कृष्ण। ये 37 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण अर्थात कान्हा शासक बना। पुराणों के अनुसार उसने 18 वर्षों तक शासन किया, परंतु उसकी ज्ञात तिथि 10 वर्षों 37 से 27 ईसा पूर्व के शासन का प्रमाण देती है और नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया। कृष्ण ने नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया। नासिक अभिलेख में इसका नाम मिलता है। इसके शासनकाल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया। उसके बाद आते हैं सातकर्णी प्रथम 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक। सातवाहनों का अगला शासक सातकर्णी प्रथम था। वह सिमुक का पुत्र या भतीजा अर्थात कृष्ण का पुत्र था। उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। 10 वर्षों के शासनकाल में वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका से विवाह कर लिया। उसकी रानी नायनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं
तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातकर्णी ने क्या किया कि अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। इसके बाद आते हैं हाल, ये 20 जो है ईसा पूर्व से 24 ईस्वी तक है। हाल इस वंश का 17वां राजा था। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इसके काल में गुणाढ़ ने बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन उसके दरबार में रहते थे। तत्पश्चात आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनका जो समय है वो है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। इसके समय में इसकी माता बलसरी का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ध्यान देना, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है और ये ब्राह्मण जो था अद्वितीय, अर्थात यही मात्र एक ब्राह्मण है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, जिनका शासनकाल 130 से 154 ईस्वी तक था, इन्होंने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश और औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। सौराष्ट्र अर्थात काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया। अर्थात रुद्रदामन ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया। उसने बौद्ध संघ को अजकालिकय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नाम ग्राम दान में दिए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तथा वेणकटक नगर अर्थात नासिक जिला की स्थापना की। वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, इनका शासनकाल 130 से 154 ईस्वी है। ये पुराणों में उसका नाम पुलोमा सातकर्णी और टालमी के विवरण में सिरो पोलिमियोस के रूप में मिलता है। मुद्राओं व अभिलेखों में भी उसका नाम मिलता है। संभवतः उसी ने नवनगा की स्थापना की थी। उसने भी महाराज व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की, जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौसेना शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है। अर्थात जो वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी है, इनके सिक्कों पर जो है पतवारों वाले जहाज का चित्र मिला है, जिससे पता चलता है कि इनके शासनकाल में नौसेना शक्ति की पर्याप्त विकास थी। इसके बाद आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी, जिनका शासनकाल है 165 से 194 ईसा पूर्व। ईस्वी होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ ईसा पूर्व लिखा है। 165 से 194 ईस्वी। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। अब हम देखते हैं भौतिक संस्कृति के पहलू। सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः शीशे लेड से निर्मित थे। ध्यान देना कि सातवाहनों के जो सिक्के थे वो ज़्यादा से ज़्यादा शीशे के सिक्के थे। जो दक्कन में पाए जाते हैं। सातवाहन शासकों ने पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के का निर्गमन किया था। करीमनगर जिले के पेड्डबंकुर जो 200 ईसा पूर्व में पक्की ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेददार खपड़े का प्रयोग पाया गया है। 2वीं शताब्दी ईस्वी के
ईंटों के बने 22 कुएं भी इस स्थल पर पाए गए हैं। प्लिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अतिरिक्त दीवार से घिरे 30 नगर थे। अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। अब हम देखते हैं सामाजिक संगठन। सातवाहनों का सामाजिक संगठन कैसा था? तो सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। सातवाहन जो थे वो दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्य वर्ण अर्थात चार वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर अर्थात वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोकने का प्रयास किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन थे। ध्यान देना, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान अर्थात दान में देना या जागीर दान में देने वाले जो शासक थे वो सर्वप्रथम सातवाहन ही शासक जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे। किंतु उन्होंने अधिकतर भूमि अनुदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये ध्यान देना है कि ब्राह्मणों को तो भूमि अनुदान देना प्रारंभ सातवाहनों ने किया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को भूमि अनुदान दिया तो बौद्ध भिक्षु थे। शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य और शिल्पी का उत्कर्ष हुआ। उन्होंने स्मारक व शिलापट्टिकाओं को स्थापित किया। शिल्पियों में गंधिकों का नाम दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित है, अर्थात जो गंधिकों का जो नाम है वो दाता के रूप में लिखा गया है। गंधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे। ध्यान देना, जो इत्र बनाते थे अर्थात जो सेंट बनाते थे उन्हें गंधिक कहा जाता था। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मक के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात परिवार का मुखिया पिता होता था। इस वंश के शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, अर्थात इन वंश के जो शासक थे तो उनकी माताओं के नाम पर उनका नाम रखा जाता था। जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, तो जैसे गौतमी पुत्र तो गौतमी का पुत्र, वशिष्ठी वशिष्ठी का पुत्र आदि नाम से स्पष्ट है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। किंतु सारतः सातवाहन राजकुल पितृ तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता। अब हम देखेंगे प्रशासनिक ढांचा। उनकी जो है प्रशासनिक ढांचा कैसी थी? तो सातवाहनों ने भी अनेक प्रशासनिक इकाइयां वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी। उनके समय में जिले को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। ध्यान देना, अशोक के काल में भी जिले को आहार कहा जाता है और सातवाहन के काल में भी जिले को आहार कहा जाता है। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या राज्यपाल बनाया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौलमिक को सौंपा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासन का कार्य करता था उसे गौलमिक कहा जाता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। गौलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था बनाए रख सके। उनके अभिलेखों में कटक और स्कंधवार शब्दों का अधिक उल्लेख मिलता है। ये सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे। सातवाहनों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान की प्रथा आरंभ की। और सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था तथा उसे सिक्का ढलवाने का अधिकार होता था। द्वितीय श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था तथा तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति कहलाता था। अब हम देखते हैं धर्म। उस समय धर्म कौन सा था या कैसा था? सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का नेतृत्व किया था। वे मुख्यतः कृष्ण, वासुदेव आदि वैष्णव देवताओं के उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्रामदान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ावा। ध्यान देना, इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को ग्रामदान दिया और बौद्ध धर्म की उन्नति भी की। इनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती नगर सातवाहनों के शासनकाल में विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। अब हम देखते हैं इनकी भाषा। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी
लिपि में लिखे हुए हैं। प्राकृत ग्रंथ गाथा हासप्तशयी या गाथा सप्तशती का हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है। इसमें 700 श्लोक हैं और जो सभी प्राकृत भाषा में है। तो इनकी भाषा जो थी वो प्राकृति थी। आपने सातवाहनों की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक संगठन को देखा, इनकी भाषा भी देखी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।